तो बच्चों आज की क्लास हम शुरू करना चाह रहे हैं 12th इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पहला चैप्टर हमारा चल रहा है। सब बच्चों ने जूम डाउनलोड कर लिया होगा। इसमें आप सभी अपना कैमरा ऑफ कर दें और जब मुझे आपसे कुछ पूछना होगा तो मैं आपका वॉइस ऑन कर दूंगा। वो भी मैंने सबका म्यूट कर रखा है और जब बीच बीच में डिस्कशन होगा तो हम अनम्यूट कर लेंगे, तब आप अपनी क्वायरीज पूछ सकते हैं। सेशन के एंड में हम अपनी साउंड को अनम्यूट कर लेंगे, तब आप अपने टॉपिक से रिलेटेड क्वायरी पूछ सकते हैं। तो टॉपिक अच्छे से समझ में आए, कंसंट्रेशन टॉपिक पर रहे, टॉपिक को साथ साथ रिवीजन कर पाए, इसके लिए आप अपना कैमरा भी ऑफ कर दें और टॉपिक को आगे चलाते हैं। कुछ बच्चों ने हमारी क्लास आज से ही ज्वाइन करी है, तो उनके लिए मेरा सजेशन है कि वो हमारे YouTube के चैनल पर जाकर ब्रिलियंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स को सब्सक्राइब करें। उसमें हमारे आज से पहले के सारे एपिसोड अवेलेबल हैं, उनको देखें, टॉपिक को रिवाइज करें, नोट्स बनाएं। तो हमने अब तक अपने पहले चैप्टर ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में जितना सीखा उसको रिवाइज करते हैं और फिर टॉपिक को आगे चलाएंगे। तो हमारे इस चैप्टर का पहला 1 नंबर का MCQ हमने याद करा था, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, इंडियन इकोनॉमी वाज प्रॉस्परस इकोनॉमी, एग्रीगेरियन इकोनॉमी एंड वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो अंग्रेजों के आने से पहले हम सोने की चिड़िया कहलाते थे, प्रॉस्परस इकोनॉमी। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन बिलोंग्स टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, एग्रीगेरियन इकोनॉमी। और अंग्रेजों के आने से पहले हम पूरी दुनिया में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में फेमस थे। हमने अपना अगला टॉपिक तैयार करा था। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में 1757 बैटल ऑफ प्लासी, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया। 1764 बैटल ऑफ बक्सर, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को दोबारा हराया। एंड फाइनली 1772 बंगाल पर ब्रिटिशर्स का कब्जा, और यहाँ से 1947 तक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी रही, ये इस चैप्टर का डिस्कशन। तो हमारे चैप्टर का अगला MCQ हम याद कर चुके हैं। द बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज टू यूज इंडियन इकोनॉमी एज ए फीडर इकोनॉमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। अगला क्वेश्चन, ये हमने ब्रिटिश रूल में इंडिया के एक्सप्लॉयटेशन का डिस्कशन कराया। अगला हमारा 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन था बच्चों, फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हमने यहाँ 10 फीचर्स याद करे थे, मेरे साथ साथ रिवाइज करें, याद होने चाहिए, सीक्वेंस आगे पीछे ना करें, और जो नए आए हैं वो बहुत ध्यान से सुने, जो भूल चुके हैं वो मन में रिवाइज करें, कोई दिक्कत है सामने देखें। स्टैग्नेंट इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, रैम्पेंट पॉवर्टी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट, लिमिटेड अर्बनाइजेशन, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी एंड कॉलोनियल इकोनॉमी। बच्चों स्टैग्नेंट इकोनॉमी में हमने डिटेल डिस्कशन करी थी। हमारा देश ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल स्टैग्नेंट इकोनॉमी, कारण द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम वाज अप्रॉक्सीमेट 2% पर एनम। बैकवर्ड इकोनॉमी हमारी क्यों थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? बिकॉज द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम वाज अप्रॉक्सीमेट 0.5%. Agricultural backwardness.
यहाँ बच्चों हमने डिस्कस करा था, अंग्रेजों ने लैंड सेटलमेंट सिस्टम और जमींदारी सिस्टम इम्पोज कर दिया था, जिसमें ऑल द लैंड्स बिलोंग्स टू रूरल एरिया was belongs to jamidar and others are the landless laborers. All the profit accruing out of agricultural activities went to jamidar in the name of lagan, but they did nothing for the improvement of agricultural condition. बोले तो agricultural backwardness, industrial backwardness. हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया था. देयर वॉज हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री एंड ब्रिटिश रूलर्स डिड नॉट पे एनी अटेंशन फॉर द इम्प्रूवमेंट इन कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री. सो इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस हमने यहाँ याद करा था. इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस को ख़त्म करने के लिए हमारे देश ने आज़ादी के बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करा, जिसके ऊपर बेस्ड कोर इंडस्ट्रीज इंट्रोड्यूस करी. राउरकेला, भिलई, दुर्गपुर, बोकारो, ये 4 मैंने जगह के नाम बोले हैं. इन चारों जगह पर बेसिक कोर इंडस्ट्री स्टील के प्लांट लगाए आफ्टर इंडिपेंडेंस, ताकि एक स्ट्रॉन्ग कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का बेस तैयार हो सके. सो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल देयर वाज इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, rampant poverty. Majority of population belongs to agricultural activities, which is controlled by Britishers through the जमींदारी प्रथा. सो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन था और हिंदुस्तान में क्या था? रैम्पेंट पावर्टी. बच्चों यहाँ हमने पावर्टी, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को लेकर डिस्कशन करा था. आज़ादी से पहले ये डाटा किन लोगों ने बनाया? तो नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम वाज एस्टिमेटेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वाज VKRV राव, विलियम्स डिग्बी, RC देसाई एंड दादा भाई नेहरूजी, जिसमें पावर्टी का डाटा इसके अलावा किसने डिक्लेयर करा था? दादा भाई नेहरूजी. और नेशनल इनकम, पर कैपिटल इनकम का मोस्ट सिग्निफिकेंट डाटा इन सब में से किसका था? VKRV राव. सो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. During the British rule, infrastructure facility was very limited, only to road, railway, ports, etc. The purpose of infrastructure was only the drain of wealth. Heavy dependence on import में हमने याद करा था. Indians were bound to purchase finished goods from the British industries due to decline of handicraft industry. So there was heavy dependence on import. Only 14% population of India belongs to urban area. So there was limited urbanization. Attend कर ले खुद ही. Semi-feudal economy. During the British rule, India's economy was the mixture of capitalism and feudalism or jamidari system. The main motive was drain of India's wealth. Colonial economy. The Britishers imposed heavy taxes on indigenous goods and duty-free goods made, and no tax imposed by Britishers on the finished goods made by Britishers to promote the drain of wealth. So colonial economy. तो बच्चों ये हेडिंग्स अच्छे से याद होनी चाहिए, रिवाइज करने की कोशिश करें. मैं सुनना चाहूँगा आज थोड़ी देर में, तो देखते हैं कितने बच्चे सुना पाएंगे, कितने बच्चे सुना पाएंगे. सो चलते हैं अगले टॉपिक पर.
तो हमने इस चैप्टर के बाकी हिस्से में कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं? इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन एग्रीकल्चर सेक्टर, इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन फॉरेन ट्रेड, इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल in demographic condition, effect of British rule in occupational structure and effect of British rule in infrastructure. ये 6 टॉपिक इस चैप्टर में हैं, जिसमें से हम पहले 3 कर चुके हैं। आइए एक बार इसकी रिवीजन करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन हमने याद करा था फॉर 3 to 4 मार्क्स, इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन एग्रीकल्चर सेक्टर। बच्चों 4 हेडिंग्स हमने याद करी थी, मन में रिवाइज करें। लैंड सेटलमेंट सिस्टम और जमींदारी सिस्टम, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये 4 हेडिंग्स मन में दोहराएं। क्लास अटेंड करने का मतलब बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ सुने, मन में चीज़ों को रिपीट करें ताकि याद हो जाए। नोट्स बनाएं क्लास के बाद और उसे समय निकालकर बार बार रिवाइज करें। आसान सब्जेक्ट। सो इन चारों हेडिंग्स का एक्सप्लेनेशन हमने तैयार करा था, वो मन में रिवाइज करते हैं। लैंड सेटलमेंट सिस्टम बोले तो जमींदारी सिस्टम, हमने यहाँ अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन करा था। ऑल द प्रॉफिट accrued out of agricultural activities went to zamindar in the name of lagan, but they did nothing to improve the agricultural condition. Commercialization of agriculture, यहाँ हमने याद करा था crops were produced for sale in the market, not for self consumption. Farmers were induced by higher prices for producing cash crop rather than for food crop, which could be utilized by the Britishers as raw material for the British industries. Low level of productivity, यहाँ हमने याद करा था low level of technology, lack of irrigation facilities and negligible use of fertilizers resulted in low level of productivity. बच्चों कॉमर्शलाइजेशन में हमने एक नंबर का शब्द इंट्रोड्यूस करा था, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, विच मीन्स गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी में हमने डिस्कशन करा था टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसे हम आने वाले चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे। हम आज़ादी के बाद कब लेके आ रहे हैं? मिड 60s में। उसका नाम ग्रीन रेवोल्यूशन। यहाँ हमने 2 टॉपिक याद करे थे ग्रीन रेवोल्यूशन के, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड मीनिंग ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। मन में रिवाइज करें। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन। मीनिंग ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, increase the production of food crops like wheat and rice with the use of high yielding variety of seeds. अगला टॉपिक बच्चों हमने डिटेल में तैयार करा था स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो हिंदुस्तान गरीब था, पैसा नहीं था फॉर द प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। तो यहाँ हमने क्या याद करा था? इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर वाज फेसिंग स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट लाइक टेरेस फार्मिंग, फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज एक्सेट्रा। तो इस तरह से हमारा अगला टॉपिक हमने करा था इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। 3 से 4 नंबर के लिए हमने 5 हेडिंग्स याद करी थी। कोशिश करें सीक्वेंस ना बिगड़े। डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। घड़ी मांग रहा हूँ जी। लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, लो कंट्रीब्यूशन टू GDP and limited role of public sector. मन में रिवीजन जरूरी है और जिनको याद नहीं है सामने हेडिंग लिखी हुई है उसे दोहराएं।
सो हमने इन सब की डिटेल तैयार करी थी, रिवाइज करते हैं। पहली हेडिंग हमने याद करी है, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री टू सेटिस्फाई टू मोटिव। हमने याद करा हुआ है, फिर बोल रहा हूँ। The British government systematically destroyed Indian handicraft industry to satisfy two motive. Number one, to get raw material from Indian market at cheap rate. Number two, to sell finished goods of British industries in Indian market at higher price. Purpose क्या था? To obtain the drain of wealth. एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो इस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के बर्बाद होने का क्या परिणाम निकला? तो हमने याद करा था, डिक्लाइन द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री रिजल्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज फॉलो। नंबर वन, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। नंबर टू, इंक्रीज द इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इन सब पर डिटेल चर्चा हम पुरानी क्लासेस में कर चुके हैं। तो आज सिर्फ हम रिवीजन, मेन अनाउंसमेंट्स जो हमने लैंग्वेज की तैयार करी थी। तो तीसरी हेडिंग, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। आज भी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कशन करा था। During the British rule, there was hardly any capital goods industry, and British rulers did not pay any attention for their promotion. यहाँ इंडस्ट्रियल प्रमोशन आज़ादी के बाद भारत सरकार द्वारा शुरू की गई। मैंने नाम बताए थे, दोबारा बोल रहा हूँ, मन में रिवाइज करें। स्टील प्लांट्स लगाए भारत सरकार ने विदेशी गवर्नमेंट्स के साथ, जॉइंट वेंचर के साथ। वो 4 जगह क्या? बोकारो, आगे चलते हैं। लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, लो कंट्रीब्यूशन टू। तो बच्चों, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी में हमने तैयार करा था, द ग्रोथ रेट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी रिमेन्स वेरी लिमिटेड। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर was very limited during the British rule, especially in roads, railways, communication, port, etc. तो बच्चों, वो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री कहाँ लगाई थी? राउरकेला, भिलाई, दुर्गपुर, बोकारो। क्या थे नाम? राउरकेला, भिलाई, दुर्गपुर, बोकारो। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। ये भी हमने तैयार कर लिया था। हमने अगला क्वेश्चन याद करा था, इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिविजुअली इसकी तीनों हेडिंग्स अलग से भी आती हैं, एज ए होल भी आता है। तो हमने 3 हेडिंग्स याद करी थी, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड एंड ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। तो बच्चों, ये तीनों टॉपिक्स में हमने क्या समझा? किस वस्तु को हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, ये डिटेल डिस्कशन। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, किन कंट्रियों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है इंडिया का, इसका डिक्लेरेशन। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, नोन एज एक्सपोर्ट सरप्लस। ये ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस अंग्रेजों ने अपने फ़ायदे के लिए कैसे यूज़ करा? ड्रेन ऑफ इंडियाज
वेल्थ। तो यहाँ हमने 3 पैराग्राफ याद करे थे। पहला, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, इंडिया बिकम द एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स लाइक cotton, wool, silk, sugar, indigo, jute, an importer of finished goods like woolen, cotton and silk clothes. Direction of trade में हमने याद करा था। More than 50% of India's foreign trade was restricted only to Britain, and rest was allowed with other countries like China, Sri Lanka and Iran. ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ, तो इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा, सो देयर वाज ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस विच वाज यूज्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट एज फॉलोज। नंबर 1, टू मेक द पेमेंट for the expenses incurred by the offices set up by the British government in Britain. Number 2, to meet the expenses on war fought by British government. Number 3, to import invisible items like banking, technological upgradation, etc. So यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में करा था। अब हम चलते हैं इससे आगे। तो आज का टॉपिक हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन। बता चुका हूँ डेमोग्राफिक मीन्स द पोजीशन ऑफ पॉपुलेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री। तो यहाँ एक एक नंबर के 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन रिस्पेक्ट ऑफ एमसीक्यू हम याद कर चुके हैं। एमसीक्यू में भी डिस्कस करा था। पहला 1881, हिंदुस्तान में हर 10 साल बाद पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है, इसे ऑफिशियल सेंसस कहा जाता है। तो हिंदुस्तान में आज़ादी से पहले ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल पहली बार पॉपुलेशन की काउंटिंग 1881। सो 1881 फेमस एज फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस। दूसरा एमसीक्यू का क्वेश्चन हम हर क्लास में डिस्कशन कर रहे हैं। 1921 डिस्क्राइब्ड एज ए ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया था। अकॉर्डिंग टू माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, बिफोर 1921 इंडिया वॉज इन स्टेज 1। स्टेज 1 बोले तो in which birth rate and death rate was very high. After 1921, India shifted from stage 1 to stage 2, in which birth rate was high but death rate controlled drastically due to introduction of vaccination. So 1921 described as the year of great divide. तो डेमोग्राफिक कंडीशन का हमारा अगला क्वेश्चन फॉर 3 to 4 मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट। द फीचर्स ऑफ डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो 6 हेडिंग्स बच्चों में याद करनी है, बहुत अच्छे से याद करें। हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, पुअर हेल्थ फैसिलिटी, high infant mortality rate, low life expectancy and widespread poverty। एक बार फिर बोलता हूं बच्चों, याद करें डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। 3 से 4 नंबर, 3 से 4 हेडिंग एक्सप्लेन करनी है। हेडिंग की सीक्वेंस ना बदले, याद करें और साथ साथ लिख सकें तो बहुत अच्छा। High birth rate and death rate, extremely low literacy rate, poor health facilities, high infant mortality rate, low life expectancy and widespread poverty। तो बच्चों अंग्रेजों के दौरान हमारे देश की बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत ज़्यादा थी। बर्थ रेट की बात करें तो 48 पर 1000, 48 birth per 1000 and death rate 40 per 1000। हर 1000 लोगों के पीछे 48 नए जन्म और 40 डेथ रेट, जो बहुत ज़्यादा थी। इसके कंपैरिजन में
आज हमारे देश में बर्थ रेट 48 से घटकर 18 पर थाउजेंड रह गई है और डेथ रेट 40 पर थाउजेंड से घटकर ओनली 7 पर थाउजेंड रह गई है. So high birth rate and death rate, extremely low literacy rate. On an average, हिंदुस्तान में कितने लोग पढ़ना लिखना जानते हैं को कहते हैं लिटरेसी रेट. ये हमारे देश में आजकल ऑन एन एवरेज 75% है, जो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल बहुत कम थी. बोले तो ओनली 16% लिटरेसी रेट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, और फीमेल की इससे भी बहुत ज़्यादा कम, विच वाज ओनली 7%. सो एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़. तो वैक्सीनाइजेशन इंट्रोड्यूस हुई थी भारत में, जिसके चलते डेथ रेट बहुत ज़्यादा है. पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़. अर्बनाइजेशन बहुत लिमिटेड था 14%, जो कुछ हॉस्पिटल की फैसिलिटी अवेलेबल भी थी वो ओनली रिलेटेड टू अर्बन एरिया. सो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हर 1000 बच्चों के पीछे कितने बच्चों की डेथ हो जाती है ड्यू टू प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन डिसीजेस. हिंदुस्तान में भूखमरी, बेगारी, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से छोटे बच्चों को सही खाना पीना ना मिलने से वो ऊपर चले जाते हैं. और हर 1000 बच्चों में से कितने जाएंगे, इसी को बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आजकल 30 पर 1000 लाइव बर्थ है, जो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल बहुत ज़्यादा था, 218 पर 1000 लाइव बर्थ. सो हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी. ऑन एन एवरेज हिंदुस्तान में लोग कितने साल जिंदा रहते हैं को लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहा जाता है. ये आजकल 68 ईयर्स है, जो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल 32 ईयर्स था, और आज़ादी के बाद ये 44 ईयर्स हो गया था. 32 ईयर्स था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, और आज़ादी के बाद 44 ईयर्स हो गया था. तो ये क्या था आज के कंपैरिजन में? लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी. वाइड स्प्रेड पॉवर्टी. तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन बिलोंग्स टू एग्रीकल्चरल सिस्टम, जहां पर क्या लगा हुआ था? जमींदारी सिस्टम का एक्सप्लॉयटेशन. सो वाइड स्प्रेड पॉवर्टी. तो बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं. चालीस मिनट हो गए ना? है? तो बच्चों, आज की क्लास यहीं रोकते हैं. तो जिसको कुछ पूछना है वो डिस्कशन कर सकता है. नहीं, सबको अनम्यूट करा है मैंने. अब कोई भी आपके पास क्वेरी है तो वो पूछ सकते हैं, पूछे.